प्यारे बच्चों, हम पुनः एक नेक्स्ट वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये है नेक्स्ट जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, या जिसको हम कहते हैं अणुसंख्या गुण है, उसमें अब आता है परासरण। माने ये जो सभी अणुसंख्या गुण जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये सभी अणुसंख्या गुण जो हैं विलयनों में जो है विलय के और विलयन में जितने कण हैं, विलयन में उपस्थित सभी कणों के अनुपात पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। उसमें हम वहाँ एक गुण है जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस या परासरण हम कहते हैं। अब हम थोड़ा जानेंगे कि परासरण क्या है। परासरण क्या है, एकदम सिंपली शब्दों में कहें, पदार्थ के अणुओं का कम सांद्रण से माने लेस कंसंट्रेशन से अधिक सांद्रण की ओर स्वतः प्रभाव अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में। मैंने यहाँ पे लिखा है पदार्थ के अणुओं का कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर स्वतः प्रभाव। क्या है? स्वतः प्रभाव अपना आप हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक झिल्ली बीच में रखी गई है, उस झिल्ली का नाम है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो इसको हम कहते हैं परासरण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कम सांद्रण के विलयन में से एक विलयन ये है, और या यहाँ पे दो विलयन है, सपोज के लिए कॉन्टेक्ट में रखे गए दो विलयनों को कॉन्टेक्ट में रखा गया। ये एक झिल्ली के कॉन्टेक्ट में है, झिल्ली है जिसका नाम है एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या इसको हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। यहाँ पर सपोज के लिए दो विलयन है, सॉल्यूशन नंबर 1 और दूसरा यहाँ पर है सॉल्यूशन नंबर 2। अब यदि जो है सॉल्यूशन 1 की सांद्रता कम है, इसकी जो सांद्रता है वह कम है, और इसकी जो है सांद्रता माने कंसंट्रेशन, इसकी जो है सांद्रता ज्यादा है, तो क्या होगा? पदार्थ के जो अणु है, कहने का मतलब जब किन्हीं दो विलयनों को जिनकी सांद्रता में अंतर होता है, तो उन विलयनों में कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक का प्रभाव, माने यहाँ से विलायक, माने इसमें भी देखिए कम सांद्रता का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो है जो विलय के अणु होंगे, विलायक तो यहाँ भी होगा लेकिन वो कम होंगे, और यहाँ पर क्या होंगे, अधिक सांद्रता में क्या होगा, जो अणु होंगे यहाँ पे किसके, विलय के अणु यहाँ ज्यादा होंगे। ये डाइल्यूट नहीं है, तो क्या होगा, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, कहने का मतलब इसमें जो है पानी ज्यादा है, इसमें क्या है, पानी कम है, इसमें पानी कम है, तो इसमें जो सॉल्यूट है, विलय के अणु इसमें ज्यादा है, इसमें विलय क्या हो जाएंगे, कम होंगे, इसमें विलय के अणु क्या होंगे, कम होंगे। जो सॉल्यूट पार्टिकल है कम सांद्रता वाले में ऐसा विलयन है जिसकी सांद्रता कम है, अर्थात उसमें पानी ज्यादा है, विलय कम, और जो सांद्रण जिसका ज्यादा है उसमें विलय ज्यादा है और पानी कम है। तो कहने का मतलब जो है, यदि हम कम सांद्रण वाले विलयन और अधिक सांद्रण वाले विलयनों को हम क्या रखें, संपर्क में रखें, तो यहाँ पर से कम सांद्रता वाले विलयन में से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ विलायक का प्रभाव, किसका प्रभाव होगा, यहाँ से विलायक के अणु जाएंगे, विलायक के अणु हैं वो जाएंगे, विलय के नहीं जाएंगे। तो इस प्रभाव को हम कहते हैं कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ विलायक का स्वतः प्रभाव किसकी उपस्थिति में, एसपीएम की उपस्थिति में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्थात किसकी उपस्थिति में, जिसको हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में होता है। तो ये कहलाता है आपका परासरण। तो परासरण के लिए यहाँ पर हमने देख लिया दो विलयन आपस में है, तो दो विलयन जब नजदीक होंगे तभी जो है परासरण की क्रिया होगी। कहने का एक कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर विलायक का प्रभाव होगा, ये कहने का मतलब ये है। यहाँ पर हम इसको कहते हैं परासरण। अब जो है यदि हम ये देखते हैं कि एक घटना होती है विसरण, कभी कभी पूछ देता, कभी कभी विसरण या डिफ्यूजन क्या है, इसमें क्या होता है, पदार्थ के अणुओं का, कोई भी पदार्थ है, पदार्थ के अणुओं का, यहाँ से पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रण से, यहाँ उल्टा है, पदार्थ के अणुओं का
अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर, कम सांद्रण की ओर स्वतः प्रभाव। लेकिन यहाँ पर अर्धपार के में झिल्ली की जरूरत नहीं है। तो पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर क्या स्वतः प्रभाव क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है या डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाता है, हमने किसी कोने पर जो है अगरबत्ती जला दी, तो वो अगरबत्ती जो है उस कोने से वहां अगरबत्ती के कणों का जो है ज्यादा सांद्रण है, और धीरे धीरे जो है हमारे जहां हम खड़े हैं वहां कम सांद्रण है, तो अगरबत्ती के जो कण हैं कम अधिक सांद्रता से कम सांद्रण की ओर आएंगे, हमारी तरफ भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं गैसों में मिश्रण ज्यादा होता है। और या किसी कोई ठोस है, उस ठोस का आपने पानी में, जैसे कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है, आपने यहाँ पे इस किनारे पर कॉपर सल्फेट डाल दिया, तो कुछ देर बाद क्या होता है कि इस कॉपर सल्फेट के कण जो है ये जो है नीला होने लगता है, और एक स्थिति है जब सारा घुल जाता है तो ये सारा जो है ये ब्लू कलर का हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ से जो यहाँ कणों का सांद्रण ज्यादा था ये इधर को गए, कम सांद्रण की ओर गए, और बाद में तब तक जाते रहते हैं जब तक कि सारा सांद्रण जो एक समान न हो जाए। तो ये था विसरण। और विसरण में सबसे बड़ी बात है कि विसरण में अर्धपारगम्य में झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। तो थोड़ा अंतर यदि कहें तो अंतर में क्या होता है कि परासरण में क्या होता है, पदार्थ के अणु का अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की स्वतः प्रभाव अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में होता है। विसरण में जो है पदार्थ के अणु का सांद्रण प्रभाव अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर होता है। नंबर दूसरा, यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, यहाँ पर हम कहेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो है ये जो विसरण भी जैसे मैंने बताया ये द्रवों में और गैसों में ज्यादा पाया जाता है, और जो परासरण है ये विलयनों में ज्यादा देखा गया है। तो इस प्रकार से हम थोड़ा इसमें अंतर भी कर सकते हैं, कभी यदि आता है कभी कभी ये बोर्ड की परीक्षा में आ जाता है। ये तो था विसरण के बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं थोड़ा सा परासरण दाब क्या चीज है। परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर यू कैन से। नेक्स्ट है परासरण दाब, या जिसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या है चीज है? देखिए सपोज के लिए सपोज के लिए सॉल्वेंट है जिसको हम कहते हैं विलायक, और ये है सपोज के लिए सॉल्यूट जिसको हम कहते हैं विलयन। ये विलयन है और ये आपका विलायक है। प्योर सॉल्वेंट है तो इसके यहाँ कण होंगे, और इन दोनों को यहाँ पर जो है एक एसपीएम से, ये एसपीएम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये एसपीएम से क्या किया गया है, इसको पृथक किया गया, बीच में एसपीएम रखी गई है। तो यहाँ पर जो है ये पिस्टन है सपोज के लिए। अब है क्या, क्योंकि सॉल्वेंट है, ये विलायक है, यहाँ ये विलायक के कण इधर सारे, और इधर जो है ये विलयन के कण है। तो परासरण के नियमानुसार क्या होगा, क्योंकि ये शुद्ध विलायक है, यहाँ पर पानी का सांद्रण ज्यादा है, विलय की सांद्रता तो ना के बराबर है, कहने का मतलब विलय की सांद्रता ज्यादा है या पानी की सांद्रता ज्यादा है, और यहाँ पर पानी की सांद्रता कम है। तो क्या होगा कि इधर कणों को जो है विलायक से जो है विलायक कणों का विलयन की तरफ प्रभाव होगा इस एसपीएम या इस अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में। यह है परासरण। अब हम क्या करते हैं, यदि हम कोई जो है परासरण को किधर से जाना है, सॉल्वेंट के कणों को, इन कणों को जाना है इधर को, ये यहाँ पर प्रेशर एडवाइज कर देंगे। तो परासरण दाब क्या है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो विलयन है उस विलयन पर एक ऐसा दाब लगाएंगे, माने यहाँ से
वो दाब लगाएंगे कि जो परासरण की क्रिया रुक जाए, जो परासरण हो रहा है, जो परासरण हो रहा है कि विलायक के कण विलन की तरफ जा रहे हैं उसको रोक दें। तो उस अतिरिक्त दाब को हम कहेंगे परासरण दाब। तो परासरण दाब की परिभाषा हो जाएगी, परासरण दाब जो है विलयन पर लगाया गया वह दाब है जो क्या कर दे, विलायक का विलयन की तरफ होने वाले प्रभाव को रोक दे। माने इसका मतलब हम इतना दाब डालेंगे इस पे कि यहां पर क्या हो जाएगा कि जो विलायक के अणु है, कहने का मतलब परासरण रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है विलयन पर, वह दाब कहलाता है आपका परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। तो परासरण दाब क्या है, वह दाब जो विलयन पर लगाया गया वो अतिरिक्त दाब जो परासरण की क्रिया को क्या कर दे, रोक दे, क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। अब जो परासरण दाब है, यदि हम परासरण दाब के, ये तो परिभाषा होगी, परासरण दाब को हम ये इस प्रकार से टाउ से हम प्रसिद्ध करते हैं। और ये जो है, जो यहाँ पर सांद्रता होती विलयन की, उस पर निर्भर करता है कि विलयन सांद्र है या नहीं है, तो इस पर करता है। और टेम्परेचर के भी समानुपाती होता है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो परासरण दाब है वह दोनों पर वो हो रहा है, तो दोनों पर प्रोपोर्शनल है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, टाउ प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी, दोनों ये हो जाएंगे इसमें। और इसको एक नया प्रोपोर्शनल लगाएंगे तो टाउ इज इक्वल टू आर सी टी, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू सी आर टी, ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको। ये हो गया हमारा परासरण दाब, ये हुआ। अर्थात विलयन का जो सांद्रण है, ये नया कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं गैस कांस्टेंट। ये हो गया आपका गैस कांस्टेंट, ये गैस कांस्टेंट हो गया। और टी क्या हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया। अब इसको हम वांट ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं, वांट ऑफ इक्वेशन, माने ये वांट ऑफ इक्वेशन है ये वाली, हम इसको ये कह देते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको और इससे जो हम जो विलय है, विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना भी कर सकते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू सी को हम लिख सकते हैं, सी माने सांद्रण, माने ये जो है मोलरिटी भी हम कह सकते हैं, सांद्रण का माने मोलरता से मतलब है यहाँ पे। तो मोलरता क्या होती है, विलय के मोलों की संख्या इकाई आयतन में, ये हो गया N2/V। माने सी की जगह पे हम लिख सकते हैं, सी को हम लिख सकते हैं N2/V, माने मोलरता से मतलब है इकाई आयतन में मोलों की संख्या, ये हो गया सी इंटू आर टी। या मैं इसको इस भी को इधर लिख सकता हूं, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, टाउ इंटू वी, फिर से गुणा कर दिया मैंने, टाउ इंटू वी इज इक्वल टू N2RT। अब N2 बराबर आप जानते हैं टाउ इंटू वी इज इक्वल टू, N2 को आप लिख सकते हैं W2 अपॉन M2, क्योंकि आप मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या N2, तो विलय के मोलों की संख्या है, तो इसको हम विलय का ग्राम में बाहर बटे उसका मोलर द्रव्यमान, ये हो गया इंटू RT, ये हो गया। N2 की जगह मैंने क्या लिखा, W2 अपॉन, N2 की जगह पे मैंने लिख दिया V में पहले ही इधर ले आया, V को पहले ही इधर ले आया, और N2 को लिख दिया मैंने खाली, अब W2 अपॉन M2 इंटू RT। तो ये हो गया आपका टाउ इंटू V इक्वल टू, ये हो गया। अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या यहां से M2 लिखना है, यदि हमको M2 निकालना है, माने M2 निकालना है, तो इसका बटा 1 हो जाएगा, ब्रिज गुणा हो जाएगी, ब्रिज गुणा इसकी हो जाएगी। तो हम M2 बराबर निकालेंगे, M2 बराबर W2 इंटू RT अपॉन टाउ इंटू, क्योंकि ये इसके साथ है, टाउ इंटू V इंटू M2, तो M2 बराबर हो जाएगा टाउ अपॉन V, ये नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ज्ञान कर लिया, M2 माने घटक 2 विलय का मोलर द्रव्यमान बराबर हो जाएगा W2 विलय का ग्राम में भार इंटू R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन, टाउ परासरण दाब, V वॉल्यूम इन लीटर। तो यदि हम यहाँ पर वॉल्यूम जो है यहाँ पे लीटर में है, ये V जो है, ये आयतन जो है यहाँ पे लीटर में है, टाउ जो है परासरण दाब है, W2, अब इनमें से जो है, यदि ये तो गैस कांस्टेंट हो गया, इसकी वैल्यू गिवन होगी या कुछ वैल्यूज होती है इसकी, तो अब M2
1 2 3 4 5 5 घटकों में से या पांचों में से, इन पांचों में से, घटक नहीं, 1 2 3 4 5, इन पांचों में से 4 की वैल्यूज हमको पता हो तो हम चाहे M2 पूछे, चाहे W2 पूछे, चाहे टॉ पूछे, चाहे V पूछे, चाहे T पूछे, किसी की गणना हम यहाँ पे कर सकते हैं और हमको R जो गिवन होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं विलेय का मूलद द्रव्यमान यहाँ पर जो है परासरण दाब के द्वारा हम क्या करते हैं, गेट कर लेते हैं W2 इंटू RT अपॉन टाउ इंटू V। तो ये था हमारा परासरण दाब के बारे में। तो अब यहाँ पर हम एक चीज और लेते हैं थोड़ा सा। एक विलयन होता है, विलयन परासरण दाब के आधार पर विलयनों को हम 3 भाग में बांटते हैं। नंबर 1 होते हैं समपरासरी विलयन, समपरासरी, एक होते हैं समपरासरी, एक होते हैं अतिपरासरी, अतिपरासरी, और एक होते हैं न्यून परासरी, न्यून परासरी, या जिसको हम न्यून न कहें अल्प परासरी, और बढ़िया रहेगा, न्यून से बेहतर है अल्प परासरी, अल्प परासरी। तो इसको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अतिपरासरी को कहते हैं हम हाइपरटोनिक, 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 और अल्प परासरी को कहते हैं हम हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नहीं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ही कह सकते हैं, विलयन है ये, विलयन। तो ये अब हम यहाँ पे देखेंगे समपरासरी क्या होते हैं, अतिपरासरी और परासरी क्या होते हैं। समपरासरी ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब बराबर होते हैं, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब, दो विलयन है सपोज के लिए A और B, दो विलयन है, इनके परासरण दाब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मान जितना परासरण दाब इसका है उतना परासरण दाब बराबर होंगे। तो ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इनको हम कहते हैं समपरासरी विलयन। तो समपरासरी विलयनों के लिए क्या होगा, जब परासरण दाब समान है तो कहने का मतलब इनकी सांद्रताएं भी क्या होंगी, समान होगी। कहने का मतलब इनके केस में C1 और C2 भी क्या होगा, बराबर है। और C1 के लिए अभी मैंने बताया अभी N2 अपॉन N अपॉन V, सांद्रता क्या होती है, आपकी जो सांद्रता होती है वो मोलों की संख्या, इकाई आयतन में मोलों की संख्या होगी। तो ये हो गया। अब पहले उसके लिए जो है A के लिए हम क्या लिखेंगे, N1 अपॉन V1 हो जाएगा, ये N अपॉन V वाला फॉर्मूला, और दूसरे के लिए हो जाएगा N2 अपॉन V। तो जो समपरासरी विलयन होते हैं, समपरासरी विलयनों के लिए N1 अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन V2। यहाँ पर क्या है, N1 और N2 मोलों की संख्या विलयनों की, विलयन 1 की मोलों की संख्या N1, विलयन 2 की मोलों की संख्या N2, विलयन 1 का आयतन V1 और विलयन 2 का आयतन V2। तो इस रिलेशन से भी हम कभी कभी इस पर सवाल आ जाता है, हम इसको कर सकते हैं। अब जो है यदि दो विलयन है, एक का दो विलयन है एक साथ हैं, उनमें से एक का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है माने जो ज्यादा है और दूसरे का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम है, दो विलयन है, दोनों विलयन है, उनके बराबर है तो तब तो वो आइसोटोनिक होंगे, समपरासरी कहलाएंगे। और जब दोनों क्या नहीं है, एक का ज्यादा है, तो दो विलयनों में से यदि हम एक साथ ले रहे हैं तो जिस विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन की तुलना में ज्यादा होता है, ऐसे विलयन को हम अतिपरासरी कहते हैं या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन की तुलना में कम होता है, माने कम वाला जिसका परासरण दाब होगा, ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, अल्पपरासरी विलयन कहते हैं, अल्पपरासरी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो जब दो विलयन है जिनमें एक का परासरण दाब अधिक है, एक का कम है, तो अधिक परासरण दाब वाले विलयन को हम कहते हैं अतिपरासरी या हाइपोटोनिक, और कम परासरण दाब वाले विलयन को कहते हैं हम अल्पपरासरी या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये हो गया थोड़ा सा। अब एक होता है थोड़ा सा लास्ट इसमें परासरण में, एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस या प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण जिसको हम कहते हैं प्रतिलोम परासरण, प्रतिलोम परासरण। और इसके साथ थोड़ा सा हम जल का शोधन भी हम करेंगे, जल का शोधन, प्यूरिफिकेशन यहाँ पे होगा, जल का शोधन कहें, ये हो गया। अब क्या होता है कि यदि हम जो है सपोज के लिए प्रतिलोम परासरण, यदि हम एक विलयन ले लेते हैं, यहाँ पे कोई विलयन है
यह आपका सैलाइन वाटर है। सैलाइन वाटर माने जो लवणीय जल है आपका समुद्र का। देखिए हम क्या करें यहाँ पर, प्रथम प्राशन क्या है, इस प्रकार का सिस्टम है। जैसे यहाँ पर है जो प्योर वाटर है, माने प्योर वाटर का मतलब शुद्ध विलायक है, और ये हमने इधर क्या रखा, सैलाइन वाटर, जिसको हम लवणीय जल कहते हैं। तो क्योंकि लवणीय जल है, इसमें लवणों की मात्रा है, और ये क्या प्योर वाटर है, तो स्वाभाविक सी बात है ये एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अच्छा थोड़ा सा मैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बता दूं। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, इस प्रकार की जंतु झिल्लियां होती हैं, या वनस्पति झिल्लियां होती हैं, या जो संश्लेषित होती हैं, ऐसी झिल्लियां होती हैं जो अपने में से विलायक के कणों को तो जाने देती है, सॉल्वेंट के पार्टिकल को जाने देती है, लेकिन विलय के कणों को नहीं जाने देती हैं। ऐसी झिल्लियों को हम क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। माना अर्धपारगम्य झिल्ली में से केवल किसके कण जाएंगे, विलायक के कण जाएंगे, और विलय के कणों को ये जाने नहीं देती है। ये इसकी विशेषता है। तो जैसे यहाँ पर है ये एसपीएम है माना, तो क्या होगा कि इधर से पानी जो है, क्योंकि सैलाइन वाटर है, लवणीय जो जल होता है उसकी सांद्रता ज्यादा होती है, तो इधर से जो है ये जाएगा, पानी जाएगा। लेकिन हम क्या कर दें यदि कि अब हम यदि इस विलन पर क्या लगा दें, उच्च दाब लगा दें, इसको हम कहेंगे प्रासरण दाब। तो प्रासरण दाब लगा देते हैं, कहने का मतलब प्रासरण दाब क्या होगा, प्रासरण दाब इसको रोक देगा, प्रासरण की क्रिया को रोक देगा। अब जो प्योर सॉल्वेंट है, विलायक के प्रभाव को विलयन की तरफ रोक देगा, उसको हम प्रासरण दाब कहेंगे। अब हम क्या करें, यदि प्रासरण दाब से क्या होगा, ये विलायक का विलयन की तरफ प्रवाह रुक जाएगा। लेकिन हम क्या करें, यदि प्रासरण दाब से भी ज्यादा दाब लगाएं, यहाँ पर प्रासरण दाब से भी ज्यादा, ये प्रासरण दाब से भी ज्यादा यदि हम दाब लगाएं इस पिस्टन पर, तो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाता है कि यहां से जो ये विलयन है, विलयन में जो, क्योंकि लवणीय विलयन है, इस विलयन में से विलायक के कण, यहां से विलायक के कण इधर को आ जाते हैं, जो विलायक के कण है वो इधर को आ जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यहां से जो नमक का पानी है उसको हम विलवणीकरण कहेंगे, उसका माने उसमें से विलवणीकरण, डिसैलिनेशन, इसको हम कहते हैं डिसैलिनेशन कहते हैं। यहाँ जो लवण थे वो लवण यहीं रह जाएंगे, और पानी से जो है लवण अलग हो गए और पानी इधर आ गया। तो ये कब उल्टा हो गया, माने ऐसा प्रासरण जो है, जो क्या हो गया, प्रासरण के उल्टा हो गया। प्रासरण माने विलायक को विलयन की तरफ जाना था। अब क्या हो गया, जब विलयन में से विलायक के कण जो है, विलयन में से जब विलायक के कण किधर को जाने लगे, विलायक की तरफ जाने लग गए, सॉल्वेंट की तरफ जाने लग गए, तो इसको हम कहते हैं प्रतिलोम प्रासरण। अर्थात प्रतिलोम प्रासरण क्या है, जब विलयन में से उल्टा हो रहा है, विलयन में से विलायक के कण जो है विलायक की तरफ आ रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए था, प्रासरण में विलायक के कण विलयन की तरफ जाने थे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया कि जब विलयन में से विलायक के कण जो है
विलय की तरफ आ जाते हैं। इस प्रकार का जो परासरण है, उल्टा परासरण, जिसको हम कहते हैं प्रतिलोम परासरण। और यहाँ पर क्या होता है, जो पानी में जो लवण है, लवण तो यहाँ रह जाता है और इधर हमारा प्योर वाटर आप गेन कर सकते हैं। तो जो देश समुद्र के किनारे हैं वहां पर इसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस जिसको हम कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि समुद्री जल को ले लेते हैं एक तरफ शुद्ध विलायक ले लेते हैं, फिर यहाँ से पिस्टन में हम क्या करते हैं, बीच में हम एसपीएम रख देते हैं जिसको हम कहते हैं में झिल्ली रख देते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है कि क्योंकि हम परासरण दाब से ज्यादा दाब यहाँ पे लगा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो एसपीएम होती है मजबूत किस्म की होती है। तो यहाँ पर जो है जैसे सेलुलोज एसिटेट इत्यादि की जो मजबूत एसपीएम ये संश्लेषित होती हैं, इस प्रकार की यहाँ पर हम अर्धपारगम्य झिल्ली को रख कर करके इस प्रतिलोम परासरण की प्रक्रिया को करते हैं और शुद्ध जल प्राप्त करते हैं, और यहाँ पर पानी का शोधन भी हो जाता है और रिवर्स ऑस्मोसिस भी आप ये समझ गए होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये इतना सफिशिएंट है। आप अभ्यास करते रहें और कोशिश करते हैं, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।